हेलो फ्रेंड्स, ब्रिलियंट ग्लोबल एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा संबंधी 2020 संबंधी जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपके लिए आ चुका है। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं हम इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, आपको क्या करना है, पहले गैस करना है, अनुमान लगाना है और बताना है कि कौन सा क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही है। इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और उसका डिटेल भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसके सबसे ज़्यादा द्वीप समूह है या द्वीप समूह से मिलकर बना है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी चीन। जल्दी से गैस करिए, बताइए कौन सा है। मैं बताता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो। ये पूछेगा कि जोको विडोडो कौन सी बार राष्ट्रपति चुनकर आए हैं? तो वो चुनकर आए हैं दूसरी बार। आगे पूछ सकता है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो इस प्रकार से एक प्रश्न से हम 4 से 5 क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 16 मिनट, ऑप्शन बी 16 मिनट 5 सेकंड, ऑप्शन सी 8 मिनट 16.6 सेकंड और डी है ऑप्शन 12 मिनट 6 सेकंड। गैस करिए, बताइए, अनुमान लगाओ, बताओ, जानते हो तो बताओ। इसका है ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 16.6 सेकंड, यानी सूर्य की एक किरण को, पहली किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली और डी कोलकाता। इसका जो आंसर है वो है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ज़्यादातर बैंकों के मुख्यालय जो है मुंबई में, जैसे HDFC बैंक हुआ, देना बैंक हुआ, इस प्रकार के जो बैंक हैं ज़्यादातर का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इस बैंकों से रिलेटेड किसका कहाँ मुख्यालय है, ट्रिक से मैं सभी का मुख्यालय एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिस्कस करूंगा, जिससे आपको याद करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। बैंकों के मुख्यालय संबंधित प्रश्न अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉसिल ईंधन के जलने से क्या होता है? फॉसिल ईंधन के जलने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण होता है, ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण होता है, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी मृदा प्रदूषण। तो बताना है कौन सा प्रश्न विकल्प हमारा सही है। तो जो इसका प्रश्न विकल्प सही है वो है वायु प्रदूषण। जानते हैं फॉलिस ईंधन क्या होते हैं? फॉलिस ईंधन वे ईंधन होते हैं जो जीवाश्मों से, जीवाश्म ईंधन को ही फॉलिस ईंधन कहते हैं, जो हजारों वर्षों से पृथ्वी की सतहों में नीचे दबे हुए हैं उच्च दाब और उच्च ताप पर, जैसे कि तुम्हारा है कोयला या पेट्रोलियम। ये जो हैं ये सब फॉलिस ईंधन है। इंग्लिश में फॉलिस और हिंदी में जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फॉलिस ईंधन को ही क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। तो इनके जलने से क्या होता है? पेट्रोलियम के जलने से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? यानी कि ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अटपटा कुछ प्रश्न है, जो पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने पढ़ा है ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो है मानसरोवर तिब्बत से, जो अब आजकल चाइना के कब्जे में है। परंतु उसने पूछा है इसमें ग्लेशियर, तो आपको बताना है कौन सा ग्लेशियर है। तो ऑप्शन नंबर ए है केमांगदुंग, नंबर बी नंगा पर्वत, नंबर सी है अरावली और नंबर डी है हिमालय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसका नाम है केमांगदुंग। ये केमांगदुंग की जगह केमांगडुंग भी हो सकता है, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज मंदारिन का शब्द है ये। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, एक बुक से अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये बुक किसने लिखी है। ये बड़ी फेमस बुक है जो पूछी गई थी, इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि भैया सीधा सीधा वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं वो हैं, आपको बताना है, ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी एडम स्मिथ और डी अरुंधति राय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न अगर पूछा, इसमें प्रश्न ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो वो है एडम स्मिथ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7,
भारत की निर्वाचन सूची को तैयार करता है, यानी कौन तैयार करता है? नंबर 1 गृह मंत्रालय, नंबर 2 चुनाव आयोग, नंबर 3 है संसद और नंबर 4 है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको बताना है कौन तैयार करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो करता है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग, प्रश्न ये पूछा जाए कि चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो वो होता है गृह मंत्रालय, वो होता है गृह मंत्रालय। तो अभी 7 का जो आंसर है वो है बी, निर्वाचन आयोग, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है वो निर्वाचन सूची यानी वोटर लिस्ट तैयार करता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8, हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जलजीव, ऑप्शन बी है उड़नशील, ऑप्शन सी है थलचर, ऑप्शन डी है नभचर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़नशील। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट जो है भारत की दक्षिणतम सीमा है, दक्षिणतम बिंदु है जहां भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। तो वो कहाँ पे है? नंबर ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है सर क्रीक गुजरात, और तीसरा है किबीथू और अरुणाचल प्रदेश में, डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर होता है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें कुछ समझ लेते हैं कि जो भारत है, भारत की जो सीमाएं हैं वो किस किस बिंदु से मिलती हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का कौन सा बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु है, साउथ वाला बिंदु है। सर क्रीक जो गुजरात में है, सर क्रीक पॉइंट है जो गुजरात में है, भारत का पूछे कि पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमतम बिंदु, अंतिम पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो वो है सर क्रीक गुजरात। और वो पूछे कि पूर्व में सबसे अंतिम बिंदु, भारत का पूर्व में सबसे अंतिम बिंदु क्या है, तो वो है किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। और वो पूछे भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है जम्मू कश्मीर का इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर का इंदिरा कॉल। तो प्रश्न ये पूछा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो हुआ इंदिरा कॉल, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? फेमस पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? एम के गांधी, पंडित नेहरू, अब्दुल कलाम और अबुल कलाम। तो बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसका है ऑप्शन नंबर ए सही, एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, तो वो है महात्मा गांधी। पंडित नेहरू से प्रश्न पूछा जाता है कि माई डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित नेहरू हैं। विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसके बुक से प्रश्न आते हैं। तो आपको कुछ बुक्स को भी तैयार करना पड़ेगा, जैसे प्रश्न हम लेंगे बुक्स में, प्रैक्टिस सेटों में हम आपको साथ के साथ कराते रहेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आता है। प्रश्न नंबर 11 है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताइए। तो भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाटक है वो है, आपको बताना है गौरी, रामलीला, रासलीला या स्वांग। होता है इसका आंसर ए सही, जिसका नाम है गौरी। गौरी जो है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए ट्राम्पे, बी देहरादून, सी कटक और डी दिल्ली। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान वो है देहरादून में, ट्राम्पे में क्या है? पेट्रोलियम जहाँ से निकलता है, पेट्रोल जहाँ से निकलता है वो है ट्राम्पे। और कटक क्या है? चावल अनुसंधान है कटक में। और दिल्ली में भी बहुत से अनुसंधान हैं, आपकी राजधानी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, भारत की राजधानी भी है। प्रश्न नंबर 13, मटर के विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों को मेंडल ने चयन किया? मटर के विपरीत, सबसे पहले प्रश्न यहाँ ये बनता है कि मटर के पौधे पर परीक्षण किसने किया था? तो नंबर 1 है, मटर के पौधे पर जो परीक्षण किया था वो किया था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दानों पर अपने परीक्षण किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनुवांशिकी के पिता कौन हैं? तो वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें पूछा गया है, आपने आंसर लगाया होगा, मटर के विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों को मेंडल ने चयनित किया? तो वो है आंसर नंबर बी, यानी कि 7 युग्मों को मेंडल ने चयनित किया था। ऑप्शन नंबर 14,
सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? देखिए, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए हम कोई से भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। और पारित करने के लिए कितने सदस्यों के होने की आवश्यकता है? वो है 2/3 सदस्यों की। इसके बाद प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है 15। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को कितने आश्रमों में विभाजित किया है? आर्यों ने मनुष्य को कितने आश्रमों में विभाजित किया है जीवन को? तो बताना है 4, 5, 3 या 7। कौन सा सही है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए। आर्यों ने अपने जीवन को 4 भागों में बांटा था। नंबर 1 ब्रह्मचर्य, जिसमें वो बचपन अवस्था के बाद वो पढ़ने के लिए जाते थे, और 0 से 25 वर्ष तक का समय होता था वो ब्रह्मचर्य का समय होता था। बी जो होता था, दूसरा जो है, पहला हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया गृहस्थ आश्रम। पहला हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा हो गया गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का समय 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक होता था, जहाँ उसका खाना कमाना और जीविकोपार्जन जैसी वस्तुएं इकट्ठा करना आदि होता था। इसके बाद जो तीसरा जो आश्रम है आर्यों के जीवन को जिन्होंने तीसरे में बांटा था, वो होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वन को गमन कर जाना, यानी कि वन चले जाना। जब उनकी एज 50 से 75 की हो, यानी 50 साल के हो जाते थे वो 25 साल के लिए जाते थे वानप्रस्थ, यानी कि वन में ही रहना और वन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको झेलना। इसके बाद जो चौथा आश्रम है वो है वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम। यदि 75 के बाद का समय, यदि जीवन का समय बचा रहता था तो वो संन्यास ग्रहण कर लेते थे। इसका मतलब वो परमात्मा की तलाश में लग जाते थे, भगवान की खोज में लग जाते थे और पुण्यों की प्राप्ति करते थे, जिससे वो बोला जाता है कि वो अपने अगले जन्म को सुधारते थे। तो इस प्रकार से आर्यों ने अपने जीवन को 4 आश्रमों में बांटा था। पहला हो गया आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया गृहस्थ और तीसरा हो गया वानप्रस्थ और चौथा हो गया संन्यास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? नंबर ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, नंबर बी है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, नंबर 3 चंपारण के समय और नंबर 4 अफ्रीका आंदोलन के समय। तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी सही होता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। गांधी जी ने जो अपना करो या मरो का जो नारा दिया था वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय सन 1942 में। यानी कि उनको पता चल गया था यदि आप कुछ करोगे तो अंग्रेज जाएंगे, वरना मरना तो है ही है। तो उन्होंने बोला करो या मरो, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? यानी किस वस्तु का सबसे बड़ा उपभोग करता है, किस वस्तु सबसे ज़्यादा पैदा करता है, वो वस्तु कौन सी है जो दोनों पर काम करता है? पहला है कॉफ़ी, चाय, रबड़, सूत। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है चाय। भारत में चाय का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है और खपत भी सबसे अधिक करता है। ऑप्शन नंबर 17 के बाद आता है 18, पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा किस प्रकार की वस्तु है? एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उसके हाथ में कैमरा है, तो उसके लिए किस प्रकार की वस्तु है? पूंजीगत है, परंपरागत है, सामाजिक है, मनोरंजक है? तो इसमें जाता है प्रश्न नंबर सही, पूंजीगत, यानी कि उसने जो वस्तु ले रखी है वो पूंजी कमाने के लिए ले रखी है। तो कैमरा जो हुआ पूंजीगत वस्तु हुआ, ना कि परंपरागत, ना ही सामाजिक, ना ही मनोरंजक। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 19 या 19 में पूछा है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? नंबर ए है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, नंबर बी है अधिक ठंड पड़े वह स्थान मतलब, और ठंडी जगहों पर युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा है इसमें? देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव। पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, ये जो शब्द है, पूर्व जो है ये सोवियत रूस के लिए और पश्चिम जो है ये इंग्लैंड और अमेरिका के लिए प्रयोग किया गया है। इंग्लैंड अमेरिका के लिए प्रयोग किया गया है। हुआ क्या था शीत युद्ध से संबंधित? शीत युद्ध मतलब है क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र जो थे वो थे, यानी एक तरफ जो लड़े थे
वो लड़े थे जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ थे अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। लेकिन हुआ क्या, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ने साथ साथ युद्ध लड़ने के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी विचारधाराओं में अंतर आ गया और एक दूसरे से विरोध हो गया। और इनकी विचारधाराओं में अंतर के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण ये भी हैं कि अमेरिका और जो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी विचारधारा, और जो दूसरा है सोवियत रूस जो है, सोवियत रूस की विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। इन विचारधाराओं के चलते दोनों देशों में हो गया तनाव। तनाव के चलते दोनों देशों में ना तो कभी युद्ध हुआ, परंतु एक युद्ध का माहौल हमेशा बना रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध का माहौल बना रहा हमेशा, जिसकी वजह से इसको शीत युद्ध बोला जाता है। तनाव के माहौल में हम देखें तो आखिर हुआ क्या क्या था, जैसे बर्लिन संकट आया था, कोरिया का युद्ध हुआ था, कोरिया युद्ध हुआ था, U2 एक विमान था, U2 विमान कांड, ये एक U2 विमान कांड हुआ था। एक क्यूबा मिसाइल संकट आया था, रूस ने परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण, जिससे हमेशा दोनों राष्ट्रों में जो कभी मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, हमेशा उनमें युद्ध का माहौल बना रहा। इस वजह से इस समय को जो शीत युद्ध काल कहा जाता है, इसमें कौन कौन से शीत युद्ध किस किस के बीच था, सोवियत रूस व इंग्लैंड या ब्रिटेन बोल सकते हैं, इंग्लैंड अमेरिका। और शीत युद्ध समाप्त कब हुआ, शीत युद्ध समाप्त हुआ जब सोवियत रूस के 1991 में विभाजन हो गया, यानी सोवियत रूस का विघटन हो गया, यानी कि ये कई देशों में बट गया, जिसकी वजह से ये देश कमज़ोर हो गया और ये शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब इसने जो पंगेबाजी लेता था अमेरिका और ब्रिटेन से वो लेना बंद कर दिया। आप उम्मीद करते हैं शीत युद्ध समझ में आया होगा, आखिर शीत युद्ध है क्या समझा होगा आपने। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग क्या है, यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वित्त आयोग है वो है क्या, गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, परंपरागत निकाय या सामाजिक निकाय है। तो इसमें जाता है ऑप्शन नंबर 20 सही, संवैधानिक निकाय है, यानी कि वित्त आयोग का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, इस वजह से इसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आता है 21, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र किसका है, अंग्रेजी का है, हिंदी का है, ग्रीक का है या मंदारिन का है। ये मंदारिन है, तो बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रीक का है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 22, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था, इकबाल ने लिखा था, मोहम्मद इकबाल। बी है भगत सिंह, नंबर सी है रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर डी है बिस्मिल। तो इसमें जाता है ऑप्शन नंबर ए सही, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है 23, प्रथम बौद्ध संधि कहाँ हुई। तो जो प्रथम बौद्ध संधि हुई आपको बताना है वैशाली में हुई, राजगृह में हुई, कुंडलवन में हुई या जम्मू कश्मीर में हुई। तो इसका आंसर जाता है राजगृह। प्रथम बौद्ध संधि हुई राजगृह में। अब बौद्ध संधि से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाई प्रथम बौद्ध संधि कहाँ हुई, कब हुई, द्वितीय बौद्ध संधि कहाँ हुई, कब हुई। तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि प्रथम जो बौद्ध संधि हुई, ऐसे याद रखो, राजगृह में वैशाली आई और पाटलिपुत्र को जन्म दिया। राजगृह में वैशाली आई, पाटलिपुत्र को जन्म दिया और कुंडलवन चली गई। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि पहली बौद्ध संधि हुई राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी जो हुई वो हुई कुंडलवन में, यानी कि जम्मू कश्मीर में। अब इनके सन याद करने का, प्रथम आपको याद हो राजगृह में वैशाली याद रख सकते हो, बोल सकते हो बार बार। राजगृह एक राजगृह है, उसमें वैशाली आई, पाटलिपुत्र को जन्म दिया और कुंडलवन चली गई, तो जन्म देकर वो चली गई। अब इसके लिए आपको सन याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो धर्म, उनके जो उपदेश हैं उनको इकट्ठा करने के लिए बौद्ध संधियाँ की गई। तो जो पहली बौद्ध संधि थी उनकी जन्म मृत्यु के समय 483 ईसा पूर्व में राजगृह में वैशाली, मैंने बताया था पहला हुआ राजगृह। जो पहली बौद्ध संधि हुई वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। अब ये महान धर्म है तो ऐसे याद रखो कि महान धर्म है तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और किसके में हुई, जब तक इसका कोई शत्रु नहीं था, यानी अजात शत्रु। ऐसे याद रखो, याद रखने ट्रिक है ये, शत्रु नहीं है, यानी कि अजात शत्रु। किसके शासनकाल में हुई, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। अब प्रश्न ये पूछा अजात शत्रु किस वंश से है, तो ये हर्यक वंश से है। अजात शत्रु किस वंश से है, हर्यक
वन से है। तो आपसे यदि पूछे कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई, राजगृह में हुई। कब हुई? 483 ईस्वी में हुई। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। किसके संरक्षण में हुआ? अजातशत्रु संरक्षण में हुआ। और अजातशत्रु किस वंश से था? तो वो था हर्यक वंश से। इसके बाद आता है राजगृह में वैशाली आई। यानी दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? वो हुई वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगति हुई वैशाली में। कब हुई? इसकी जस्ट 100 साल बाद, इसके जस्ट 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में, 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में। और जो इसका 383 ईसा पूर्व में इसके जो अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष थे सर्वकामिनी, या सर्वकामी भी बोल देते हैं बहुत से लोग, सर्वकामिनी अध्यक्ष थे इनके। पहले कौन थे? महाकश्यप ने सर्वकामी, अब कामना बढ़ने लगी धर्म की, सर्वकामी हो गए। अब अजातशत्रु के बाद आता है शोक। अजातशत्रु था, उसके बाद आता है शोक, यानी कि नाम था इनका कालाशोक। अजातशत्रु के बाद आया कालाशोक। और कालाशोक किस वंश से था? ये जो कालाशोक है शिशुनाग, देखो काला है और शोक पैदा करेगा कौन? नाग पैदा करेगा। तो ये है शिशुनाग। किस वंश से है ये? शिशुनाग वंश से है, शिशुनाग वंश से। तो याद करने वाली बात आपको याद हो चुकी होगी कि पहला राजगृह में वैशाली ने पाटलिपुत्र को जन्म दिया और कुंडलवन चली गई। इसके बाद तीसरा आता है कुंडलवन। वो राजगृह में वैशाली आई। पहला है आपका राजगृह वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई वो हुई पाटलिपुत्र में। और जो इनके अध्यक्ष हैं वो हैं मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मोगलीपुत्र तिस्स। और शासन जो है वो है अशोक का। किसके शासनकाल में? अशोक के। अशोक किसका है आपको पता है? अशोक मौर्य वंश का है। अशोक जो है ये मौर्य वंश का है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजगृह में वैशाली आई, पाटलिपुत्र को जन्म दिया, कुंडलवन चली गई। और जो ईस्वी है तृतीय, यानी ये कब हुई थी? यानी तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी कब हुई थी? तो ये 251 ईस्वी में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में। यानी पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी उनकी मृत्यु के बाद, बौद्ध की मृत्यु के बाद। फिर 100 साल बाद 383 में। फिर हुई थी 251 में। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, जो फोर्थ यानी अंतिम, यानी 4 बौद्ध संगति हुई थी कुल, चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति हुई जम्मू कश्मीर में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में, यानी पहली ईस्वी में हुई थी ये बौद्ध संगति। और जो शासक था, जो अध्यक्ष था, जो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष जो थे वो थे अशुघोष। फटाफट नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स जो भी हैं उनमें तैयार कर लो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इसके बाद जो शासनकाल था वो किसका था? शासनकाल जो था वो था कनिष्क का, बहुत फेमस था कनिष्क। और ये किस वंश से था? कुषाण वंश से था। कनिष्क किससे था? कुषाण वंश से था। इस प्रकार हमने टोटल बौद्ध संगति 1 से लेकर 4 तक, चारों बौद्ध संगति को डिटेल में समझा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है 24वां, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मच्छरों के जो जैविक नियंत्रण के लिए, यानी मच्छरों को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं, इसमें एक ऑप्शन छूट गया है जिसका ऑप्शन नंबर ई है गमबुसिया। तो आप मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस दवाई का प्रयोग करेंगे? गमबुसिया का। यानी ऐसे मानो मच्छर इसको खा के गमबुसिया जाते हैं, यानी गम हो जाता है और बुसिया जाते हैं, यानी सड़ जाते हैं। इसको याद रखोगे गमबुसिया से। ठीक, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 25, एक अधिकार बाजार। ये अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र से है। एक अधिकार बाजार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो एकाधिकार बाजार से जो तात्पर्य होता है वो होता है वह बाजार जिसमें एकाधिकार बाजार विक्रेता की संख्या क्या होती है, यानी वह बाजार जिसमें यदि कोई विक्रेता अपना सामान बेचना चाहता है तो उस जैसा सामान मार्केट में दूसरा ना हो, तो उसका मार्केट पे एकाधिकार होता है, मूल्यों पर नियंत्रण होता है। तो विक्रेताओं की संख्या कितनी हुई? 1, यानी उस सामान को बेचने वाला सिर्फ है 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए एकाधिकार बाजार हो गया। इस प्रकार के वीडियो आगे भी आते रहेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3,
वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो, साथ साथ दोस्तों बताइए। ये वीडियो आपके लिए आने वाले समय में चकवंदी लेखपाल की जो UPSSC जो करा रहा है, UPSSC जो भर्ती करा रहा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और रोज़ाना ऐसे प्रैक्टिस सेट GS के, हिंदी के और मैथ के और ग्रामीण सभ्यता के आपके लिए आते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।